नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आजकल मार्केट में हर कोई सेमीकंडक्टर्स, एआई स्टॉक्स वगैरह पर बात कर रहा है, पर एक सेगमेंट जिस पर इतनी चर्चा नहीं हो रही है और जिसमें एक साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हो गया है, वो है इंडियन रेलवेज का कवच सिस्टम। भारत में कई बड़े रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। इनको रोकने के लिए कवच लाया गया है और रेलवेज इस एंटी कॉलिजन सिस्टम पर अगले 5 से 6 सालों में 50,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहा होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन पिछले साल शुरू होना था, हालाँकि चीज़ें डिले होती गईं। पर अब ये फाइनली कवच पर काम शुरू हो गया है। इस वजह से आप देखोगे 2-3 दिन पहले अभी एचबीएल इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कवच थीम में बहुत कम कंपनियाँ हैं और एचबीएल उनमें से एक मेन प्लेयर है। तो आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम कवच अपॉर्च्युनिटी को स्टडी कर रहे होंगे, साथ में हम एचबीएल इंजीनियरिंग को भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से एचबीएल या किसी और बिजनेस पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ ये सीखेंगे कि आप भी कैसे एक नीश सेक्टर या बिजनेस को स्टडी कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कवच है क्या। तो कवच एक इंडिजीनियस एंटी कॉलिजन सिस्टम है, माने कि ये एक भारत में ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी है जो रेलवे एक्सीडेंट्स को रोकने में मदद करेगी। इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी? तो भारत में कई बार बड़े रेल हादसे हुए हैं। वैसे रेलवेज काफ़ी समय से ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पर काम करता आया था, पर आपको याद होगा उड़ीसा में 2023 में बहुत भयानक 3 ट्रेन्स का एक साथ कॉलिजन हुआ था और फिर अगले ही साल जून में कंचनजंगा हादसा हुआ। उसके बाद से कवच और ज़्यादा फोकस में आया और बात होने लगी कि इसको बहुत स्पीड से पूरे रेल नेटवर्क पर इंस्टॉल किया जाएगा। अब कवच को अगर और डिटेल में समझें तो इंडियन रेलवेज अगले 6 सालों में इस पर लगभग 45 से 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा होगा, जो कि कवच कंपनीज के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी बनती है। वन टाइम अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि इसको इंस्टॉल करने का अपफ्रंट खर्चा बहुत है। फिर जब पूरा रेल नेटवर्क कवर हो जाएगा 2030-2032 तक, उसके बाद बस मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट डिमांड रहेगी थोड़ी बहुत। जैसे आप देख लो, एक बार जब रेलवे ट्रैक्स पड़ जाते हैं, फिर वो सालों साल चलते हैं, तो वैसे ही कवच रहेगा। भारत का रेल नेटवर्क लगभग 70,000 रूट किलोमीटर का हो गया है और अगले 6 सालों में 85,000 रूट किलोमीटर का हो जाएगा। पर आज की डेट में बस 2% नेटवर्क पर कवच इंस्टॉल्ड है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कवच कंपनीज के लिए। कवच आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और इसमें ट्रैक्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी या आरएफआईडी लगाई जाती है। इसके अलावा जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं, वहां पर भी आरएफआईडी रीडर्स लगाए जाते हैं। कैबिन में सारे डिस्प्ले सिग्नल्स और स्पीड लिमिट्स वगैरह रहती हैं, जिससे ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा सकता है या पायलट को वार्निंग दे सकता है। इससे अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है सिग्नलिंग इश्यूज के समय या लो विजिबिलिटी के समय, जैसे भारत में कोहरा बहुत होता है, तो उन सिचुएशंस में ये सेंसर या रेडार की तरह काम करेगा और ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लग जाएंगे। इसमें 5 सब सिस्टम्स होते हैं जो ट्रेन की स्पीड मॉनिटर करते हैं। अब कंपनीज के नज़रिए से बात करें तो कवच बिजनेसेस के लिए मोड क्या है कि सिर्फ 3 कंपनियां ही इसके लिए अप्रूव्ड वेंडर्स हैं। माने कि सिर्फ ये 3 कंपनियां ही एचबीएल, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स और मेधा सर्वो कवच पर काम करेंगी। इन तीनों ने रेलवेज मिनिस्ट्री के आरडीएसओ के साथ मिलकर कवच तैयार किया है और सिर्फ इन्हीं के पास इसका पेटेंट है। इनमें एचबीएल और मेधा 2 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, पर मेधा लिस्टेड नहीं है। बाकी कॉनकॉर्ड की एक एसोसिएट कंपनी को अभी 2 हफ्ते पहले ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिला है। अब सेफ्टी चेक्स होंगे और उनमें पास होने के बाद भविष्य में ये टेंडर्स में बिड कर पाएंगे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एंट्री बैरियर है और दूसरा 4-5 साल की वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो नए प्लेयर्स के लिए यहाँ एंटर करना कठिन है और दूसरा फीजिबल भी नहीं है। ऐसे में कंपटीशन कम रहेगा और मार्जिन्स अच्छे रहेंगे। कवच को और चीज़ें क्या स्पेशल बनाती हैं कि एक तो यही कि ये पूरा भारत में ही बना है। जैसे कि आप हमारे यूपीआई का एग्जांपल ले लो। इसके अलावा इसमें इंटरऑपरेबिलिटी है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि कर्नेक्स से लेके एचबीएल सबको एकदम सेम टेक्नोलॉजी रेलवेज को सप्लाई करनी है, ताकि सबके सिस्टम्स साथ में काम करें आसानी से। ऐसा नहीं हो सकता है कि कर्नेक्स का सिस्टम एचबीएल के सिस्टम से अलग हो। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एचबीएल ने ही पहली दफा इंडिजीनियस ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम डेवलप किया था। 2005 में आरडीएसओ ने एचबीएल को ये बनाने के लिए बोला था। फिर 2012 में इन्होंने पहला डेमोन्स्ट्रेशन किया। उसी समय 2 और कंपनियों ने इसमें भाग लिया। तब से कई सारे वर्जन्स आते गए और फिर जुलाई 2024 में 4.0 वर्जन को फाइनल किया गया।
और फिर सितंबर में एचबीएल ही पहली कंपनी थी जिसने ये नए वर्जन का भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। हालांकि 2024 में कवच पर काम और टेंडर्स डिले होते गए और काफ़ी देरी से ऑर्डर्स अलॉट हुए, पर अब बहुत तेज़ी से कवच का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। तभी आप देखोगे कि एचबीएल की सेल्स जो अप्रैल से मई के महीनों में बस 600 करोड़ के आसपास थी, इस क्वार्टर डबल हो गई हैं। अब देखिए, हमने देखा कि कैसे एचबीएल का कवच के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो यही रिसर्च और डेवलपमेंट या आर&डी एक्सपर्टीज एचबीएल को एक बहुत यूनिक कंपनी बनाती है। ये नीश पर हाई मार्जिन सेगमेंट्स पकड़ते हैं और वहाँ अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करके इनका टारगेट रहता है कि उस नीश सेगमेंट में नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर बन जाएं। एचबीएल लगभग 40 साल पुरानी कंपनी है और ये समय-समय पर ऐसे नीश सेक्टर्स को पकड़कर उनमें स्केल अप करते आए हैं। अभी ये 3 बिजनेस सेगमेंट्स में हैं। ये इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाते हैं जिसमें ये पावर और टेलीकॉम सेक्टर्स में लेड एसिड और निकल कैडमियम बैटरीज सप्लाई करते हैं। दूसरा ये डिफेंस में भी है। एचबीएल के पास एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, सबमरीन्स वगैरह के लिए बैटरीज बनाने की कैपेबिलिटीज हैं और ये एम्यूनिशन माने कि बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ग्रेनेड्स वगैरह के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस भी बनाते हैं। इसे हम अभी और डिटेल में समझेंगे। और तीसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें ये रेलवेज के लिए रेल सिग्नलिंग कवच, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। पिछले साल तक इनका बैटरीज बिजनेस सबसे बड़ा सेगमेंट था, जो FY25 में लगभग 70% सेल्स लाया था। डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स का आप देखोगे कंट्रीब्यूशन बस 10 से 15% ईच था। एचबीएल की आर&डी कैपेबिलिटीज को समझने के लिए हम इनके डिफेंस बिजनेसेस का उदाहरण लेंगे। तो एचबीएल एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, टैंक्स, सबमरीन्स वगैरह के लिए लिथियम आयन बैटरीज बनाता है। लिथियम आयन बैटरीज आपकी ईवीज में भी यूज होती हैं। पर ये सेक्टर काम ऐसे करता है कि आप देखोगे ज्यादातर कंपनियां बस चाइना से सेल्स इंपोर्ट करती हैं, उन्हें असेंबल करके बेच देती हैं या उनका इस्तेमाल कर लेती हैं कार्स में। तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। पर एचबीएल ने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडियन आर्मी चाइना पर भरोसा नहीं कर सकती है अपनी डिफेंस नीड्स के लिए। उन्होंने देखा कि क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की ज़रूरतें तो कम हैं, उन्हें कम ही बैटरीज चाहिए साल में, पर सेफ्टी और रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री भारत में बनी हुई बैटरीज लेगी, भले उन्हें वो महंगी क्यों ना पड़े। वो प्रीमियम देने को रेडी हैं, पर चाइनीज़ बैटरीज नहीं इस्तेमाल करेंगे। एचबीएल की बैटरीज चाइना के कंपैरिजन में महंगी ही हैं, पर इन्होंने ये नीश सेगमेंट आइडेंटिफाई किया जिसमें इनका कस्टमर वो महंगी बैटरीज खरीदने में भी कंफर्टेबल है। तो ये लिथियम आयन बैटरीज में एंटर किए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस का एग्जांपल लें तो जो भी आपके एक्सप्लोजिव्स होते हैं, माने जिसमें भी कुछ फोड़ना होता है, जैसे कि आप ग्रेनेड का उदाहरण ले लो या आर्टिलरी गन्स का उदाहरण ले लो। आपने ऐसे तोपें देखी होंगी बॉर्डर या लक्ष्य मूवी में। तो हर जगह फ्यूजेस का इस्तेमाल रहता है और फ्यूजेस भी 2 तरह के होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कई देश मैकेनिकल फ्यूजेस से इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस की तरफ शिफ्ट करने लगे थे। पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस की टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम लोग काफ़ी समय तक मैकेनिकल फ्यूजेस से काम चलाते आए। मैकेनिकल फ्यूजेस धीमे काम करते हैं और बड़े होते हैं। इनमें कई और दिक्कतें भी रहती हैं। जैसे जब 26/11 के अटैक्स हुए थे मुंबई में, तो ताज होटल में हमारे 2 जवान इन्हीं मैकेनिकल फ्यूजेस की वजह से शहीद हो गए थे। उस समय के ग्रेनेड्स में मैकेनिकल फ्यूजेस होते थे। तो एक केस में क्या हुआ कि हमारे जवान ने इधर से ग्रेनेड फेंका और अब वो पता नहीं वो ग्रेनेड दीवार पे टकरा गया या उधर से टेररिस्ट ने वापस से फेंक दिया। वो ग्रेनेड समय पर फटा नहीं और वापस आके हमारे जवान के पास फटा, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए। ऐसे ही हमारे एक और जवान ने जब पिन को ग्रेनेड से निकाला, वो समय से पहले ही फट गया, जिस वजह से हमारे एक और जवान शहीद हुए। उसके बाद से सरकार का ध्यान इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस को डेवलप करने पर गया और एचबीएल ने ये इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस तैयार किए। अभी ये ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स के लिए फ्यूजेस बनाते हैं और आगे ये डिफेंस में ही अन्य एप्लीकेशंस जैसे कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए फ्यूजेस सप्लाई कर रहे होंगे। ये आगे चल के इनके लिए कवच की तरह एक बड़ा बिजनेस बनेगा। तो ये लिथियम आयन बैटरीज और फ्यूजेस 2 बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि एचबीएल ने ऐसे महीन, लो वॉल्यूम पर हाई मार्जिन सेगमेंट्स पकड़े और वहां पर आर&डी करके प्रोडक्ट डेवलप किया। और हिस्टोरिकली हुआ क्या है एचबीएल के केस में कि समय समय पर इनके 1 या 2 बिजनेसेस इनके लिए ज्यादातर सेल्स और प्रॉफिट्स लाते आए हैं। जैसे अभी के लिए ये काम कवच कर रहा है और आगे इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस करेंगे।
अब हम एचबीएल के Q2 रिजल्ट्स देख लेते हैं, पर उससे पहले हम आपको अपनी सिंपली स्टॉक्स की कम्युनिटी के बारे में बताना चाहते हैं, जहां हम ऐसे कई सारे बिजनेसेस शेयर करते रहते हैं। इस कम्युनिटी में हम माइक्रो कैप, स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप तक 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे और टॉप बिजनेसेस को ट्रैक करते हैं, उनको स्टडी करके आपको आसान भाषा में समझाते हैं। साथ ही उनके वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम पोर्टफोलियो एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट जैसे कई अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सिखाते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज पर याद रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का 1 साल के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं और ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। अब वापस से अपने डिस्कशन पर हम लोग आते हैं और एचबीएल के रिजल्ट्स देख लेते हैं। आप देखोगे कि इनकी सेल्स बढ़िया 135% बढ़ी हैं, या कहने को डबल से भी ज़्यादा ग्रो करके 1200 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई हैं। कंपनी को बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है, क्योंकि आप देखोगे नेट प्रॉफिट एक ही साल में 4 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट लगभग 90 करोड़ रुपए था, जो इस क्वार्टर 390 करोड़ रुपए हो गया है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिली है, साथ में यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं एचबीएल के लिए। इन्हीं रिजल्ट्स को हम लोग थोड़ा डेप्थ में स्टडी करेंगे। ये स्क्रीनशॉट मैंने Q2 रिजल्ट से लिया है इनके। इसमें इधर आपका ध्यान जाएगा कि इनके इंडस्ट्रियल बैटरीज के बिजनेस में कुछ खास ग्रोथ नहीं आई है पिछले 1 साल में। ऐसे ही डिफेंस और एविएशन बैटरीज के सेगमेंट में तो उल्टा 4-5 करोड़ की डिग्रोथ है। पर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, जिसमें इनका कवच बिजनेस आता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स 100 करोड़ से सीधा 8 गुना, लगभग 800 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, जो हमें बताते हैं कि एचबीएल बहुत स्पीड से कवच ऑर्डर्स पर काम कर रहा है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो जून में 180 करोड़ की सेल्स थी, जो यहाँ फिर बढ़ के 800 करोड़ रुपए हो गई। और जहाँ एक तरफ पिछले साल 70 से 75% कंट्रीब्यूशन बिजनेस में इंडस्ट्रियल बैटरीज का था, तो वो पूरा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया है और अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का 65% शेयर हो गया है। और ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज से मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, क्योंकि कवच आपका नीश हाई मार्जिन बिजनेस है। एचबीएल के पास कवच में अभी लगभग 4,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। रेलवेज नए टेंडर्स भी निकाल रही है, इसलिए इनका कहना है कि अगले 3 सालों तक ये हर साल 1300 से 1500 करोड़ की रेंज में कवच ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। पिछले 2 सालों में कवच नहीं था, पर फिर भी एचबीएल की ऑन एन एवरेज 2000 करोड़ के आसपास सेल्स रही हैं। तो 2000 करोड़ और ये 1300 से 1500 करोड़ सेल्स जो कवच एग्जीक्यूशन से आएंगी, दोनों को मिलाकर हम अगले 2-3 सालों तक हर साल एचबीएल में 3 से साढ़े 3 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की सेल्स की उम्मीद रख सकते हैं। और इनके मैनेजमेंट ने भी यही बताया है। उन्होंने कहा है कि वो गाइडेंस तो नहीं दे सकते हैं, पर मोटा-मोटी वो ऐसे बजट करके या अनुमान लेकर चल रहे हैं कि इस साल 3,000 करोड़ या उससे ऊपर की सेल्स आ रही होंगी, जो कि पूरे साल के लिए बढ़िया आपकी 50% की सेल्स ग्रोथ बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एचबीएल का बेयर और बुल सिनेरियो लेकर वैल्यूएशन कर लेते हैं। बेयर केस में हम क्या मानेंगे कि एचबीएल की जैसे H1 में माने कि अप्रैल से सितंबर के महीनों में परफॉर्मेंस रही है, उतनी ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन वो अक्टूबर से मार्च के महीनों में ला रहे होंगे। जैसे इनकी सेल्स 1800 करोड़ और नेट प्रॉफिट 500 करोड़ था, तो पूरे साल के लिए 1800 इंटू 2 3600 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 525 इंटू 2 मतलब कि लगभग आपका 1050 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है नेट प्रॉफिट, और वही 29% नेट प्रॉफिट मार्जिन बनेगी। एक तो यहाँ आप यही नोटिस कर सकते हो कि एचबीएल के मार्जिन्स कितने ज़्यादा बेहतर हुए हैं कवच के आने से। कंपनी हाई मार्जिन्स पर काम कर रही है, जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि ये नीश पर हाई मार्जिन सेगमेंट्स ढूंढते हैं। बुल केस में हम ये मानेंगे कि कंपनी का Q1 हल्का था, Q2 में कवच आया, जिसकी वजह से हमें इतने अच्छे नंबर्स देखने को मिले। ऐसे में जो 2 क्वार्टर्स बचते हैं Q3 और Q4, वो Q2 जैसी ही परफॉर्मेंस ला रहे होंगे। इसलिए हम बुल केस में 4,200 करोड़ सेल और थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी, तो नेट प्रॉफिट के लिए 1300 करोड़ का अनुमान लेकर चल सकते हैं। इस पर फॉरवर्ड पीई एचबीएल का बस 25 बनता है। मोटा-मोटी एचबीएल ऐसे में इस साल FY26 में 3600 से 4,200 करोड़ की रेंज में सेल्स ला सकता है और इनका नेट प्रॉफिट 1000 से 1300 करोड़ की रेंज में रहेगा, जो कि इसे फॉरवर्ड बेसिस पर बहुत ही अच्छा
25 से 30 का वैल्यूएशन देता है। पर हर अच्छा बिजनेस सिर्फ अच्छा तो होता नहीं है, सब में अपनी अपनी खामियां भी होती हैं। एचबीएल के रिस्क्स की बात करें तो इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ लंपी रहती है। लंपी माने कि 2-3 साल कोई ग्रोथ नहीं आएगी, पर फिर अचानक से सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जैसे इधर आप देखोगे कि एचबीएल की काफ़ी समय तक 1000 करोड़ की रेंज में सेल रही हैं। फिर टॉप लाइन 1000 करोड़ से 2000 करोड़ हो गई। ये पिछले 2 सालों से 2000 करोड़ रेंज में थे। अब फिर से जंप आया है। एचबीएल 2000 करोड़ से 3500 करोड़ टॉप लाइन पर आ गई है। तो ये इनके बिज़नेस का लंपी नेचर है। इसका कारण क्या है कि बिज़नेस में ग्रोथ तब आती है जब इनकी नई टेक्नोलॉजीज़ जिन पर ये काम करते आए हैं, वो डिप्लॉय होती हैं। ऐसे में रिस्क रहेगा कि एफवाई 27 और एफवाई 28 में हमें इस बिज़नेस में ग्रोथ देखने को ना मिले। दूसरा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कई तरह की बैटरीज़ बनाते हैं। उनमें लेड एसिड वीआरएलए बैटरीज़ फ़ेज़ आउट हो रही हैं। टेलीकॉम कंपनियाँ उनसे लिथियम आयन बैटरीज़ पर शिफ्ट कर रही हैं। तो दूसरा ये टेक्नोलॉजी रिस्क है। हालाँकि एचबीएल भी ट्रांज़िशन कर रहा है, पर ये रिस्क है जिसका आपको देखना है। तीसरा बड़ा रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि एफआई 28 या एफआई 29 से कवच ऑर्डर्स में स्लो डाउन आने लगेगा। जब पूरे रेल नेटवर्क पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तो कवच डिवीजन से सेल्स और प्रॉफिट्स गिरने लगेंगे। ऐसे में अगर कंपनी ने उस समय नए बिजनेस सेगमेंट्स नहीं ढूंढे, तो हमें भविष्य में 3 से 4 साल बाद सेल्स और प्रॉफिट्स में डीग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक रिस्क रहेगा जिसकी वजह से एचबीएल को शायद उतना प्रीमियम वैल्यूएशन ना मिले। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि भविष्य में उनका डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, वो बिजनेस लाएगा। इसके अलावा ये ईवी ट्रक्स पर भी काम कर रहे हैं। ईवीज में भी इन्होंने एक नीश कैटेगरी के ट्रक को पकड़ा है, जिसमें ये 55 टन्स के हेवी ट्रक्स बना रहे हैं। 55 टन्स के ऐसे बड़े ट्रेलर ट्रक्स होते हैं, तो ये फ्यूचर में जाकर एक अलग सेगमेंट बन सकता है एचबीएल के लिए। इसके अलावा रेलवेज में ही ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं, जो आगे चल के एक बिजनेस बनेगा। चौथा और आखिरी रिस्क क्या है कि इनका जो ज़्यादातर बिज़नेस है वो सरकार से आता है। रेलवेज़ और डिफेंस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसलिए ऑर्डर्स देरी से अलॉट हों उसका रिस्क रहता है, जो हमें पिछले साल देखने को भी मिला था। ऐसे ही सरकार की तरफ से पेमेंट्स डिले हो जाती हैं, तो कैश फ्लो का एक रिस्क रहेगा। हमें ये वाटर मैनेजमेंट कंपनीज़ में देखने को मिला है। पर एचबीएल के पास अच्छा खासा कैश बैलेंस है, इसलिए कैश फ्लो रिस्क यहाँ पर नहीं होगा। पर फिर भी ये आपको मॉनिटर करना है। तो एचबीएल एक अच्छा यूनिक बिज़नेस मॉडल है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर पीई री-रेटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहेगा, जैसे हमने पास्ट में डिफेंस और रेलवेज़ स्टॉक्स में देखा था, जब इन सेक्टर्स के बिज़नेसेस बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करने लगे थे। मेरा मानना है कि ये सेम चीज़ हमें कवच कंपनीज़ में भी होती हुई दिखेगी, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ भी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी अगर आपको भविष्य में भी एचबीएल जैसे और यूनिक बिजनेस एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी सिंपली स्टॉक्स की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों को हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट ज़्यादा लगता है, पर आपको उससे कई गुना ज़्यादा लर्निंग्स और वैल्यू यहाँ मिल रही होगी। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो की रिसर्च में काफ़ी समय लगा था, काफ़ी मेहनत गई थी। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे लिए आपके लाइक्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम ऐसे और हाई क्वालिटी रिसर्च आपके लिए फ्री में लाते रहें। साथ में आप ऐसे फ्यूचर एनालिसिस मिस ना कर दो, उसके लिए आप सिंपली स्टॉक्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।